नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और जी बिजनेस पर हम बना रहे हैं वेल्थ क्रिएशन वीक। जहां हम खराब बाजार में भी आपको बता रहे हैं कि बाजार में किस तरह से सही निवेश करके बड़ी वेल्थ बनेगी, और इसके फॉर्मूले हम आपको बता रहे हैं। साथ ही आपकी हर रोज हम मुलाकात करवा रहे हैं देश के बड़े वेल्थ क्रिएटर से। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं देश के दिग्गज वेल्थ क्रिएटर और एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट, एक्सिस कैपिटल के ग्लोबल रिसर्च हेड और होल टाइम डायरेक्टर नीलकंठ मिश्रा साहब। तो आइए करते हैं शुरुआत हमारी खास सीरीज की, वेल्थ क्रिएटर से मिलिए। नीलकंठ मिश्रा साहब, इन्हें आप वैसे जानते पहचानते हैं, फिर भी लंबे समय बाद हमारी मुलाकात हो रही, तो एक छोटा सा परिचय मैं आपके सामने रखूं। आप एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, एक्सिस कैपिटल के ग्लोबल रिसर्च हेड हैं और साथ ही होल टाइम डायरेक्टर भी हैं। 2023 से आप एक्सिस बैंक के साथ में हैं, एक्सिस ग्रुप के साथ में हैं, और उससे पहले 2 दशकों का 20 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव नीलकंठ मिश्रा साहब का रहा है एक ऐसी विदेशी ब्रोकरेज फर्म में जिसे आप जानते पहचानते हैं, क्रेडिट स्विस। वहाँ पर आप को हेड रहे हैं एशिया पैसिफिक स्ट्रेटेजी और इंडिया स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर। इसके अलावा नीलकंठ मिश्रा साहब की बड़ी गहरी पकड़ है बाजार पर भी और इकोनॉमी पर भी, और इसी वजह से वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अहम कमेटीज़ के मेंबर रहे हैं, जिसमें एक है इंडियन प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके आप मेंबर रह चुके हैं। इसके अलावा उड़ाई, जिन्होंने आधार कार्ड का भारत में लॉन्च किया बनाया है, उसके भी आप पार्ट टाइम चेयरमैन रह चुके हैं। इसके अलावा ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी आप पार्ट टाइम मेंबर रह चुके हैं। और इसके अलावा 2 ऐसे दिग्गज संस्थानों के साथ काम करने का अनुभव है जिनका बड़ा नाम है, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और इन्फोसिस। ऐसे नीलकंठ मिश्रा साहब हमारे साथ आज कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए और हमारी इस खास सीरीज में आपने समय दिया। इस सीरीज की शुरुआत हमने इसलिए की है कि आज से ठीक 5 साल पहले जब मार्च 2020 में बाजार बड़े कमज़ोर हुए, लोगों को लगता था कि क्या मनहूस दिन है, इस समय बाजार ख़राब हो गया, इतना ख़राब हो गया। लेकिन हम सोचते हैं कि वहाँ भी एक बड़ा मौका था। शायद उस समय लोगों ने उस मौके को पहचाना, और अगर पैसा सही तरीके से निवेश किया तो आज 5 सालों में वेल्थ कई गुना बनी है। इस बार फिर से 2025 में लगभग वैसा तो नहीं, लेकिन थोड़ा माहौल बिगड़ा ज़रूर है। समझना आपसे ये चाहते हैं, चूँकि आपने तेज़ी और मंदी के कई साइकिल देखे हैं, और आपने लोगों को उसके हिसाब से सलाह भी दी है। इस तरह के माहौल में सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो किस तरह से बचाएँ और किस तरह से सावधानी रखें? देखिए, एक समय होता है जब आदमी ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करता है, और एक समय आता है जब आई थिंक वेल्थ प्रोटेक्शन बहुत ही जरूरी हो जाती है। अभी दुनिया अ, ऐसे ऐसी परिस्थिति से गुजर रही है जहाँ पे जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो ग्लोबल अर्थव्यवस्था थी, उसका ढांचा अब बदला जा रहा है। तो अ, बहुत लोग हैं जो सोच रहे हैं कि वो 2 अप्रैल को जो ट्रेड का डेटा आ जाएगा, उसके बाद अ, सब कुछ फिर सीधा हो जाएगा, और एक बार वो नंबर जानने की ज़रूरत है, उसके बाद सब कुछ फिर ठीक-ठाक हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये एक वो ट्रेड वॉर का पहला साल वो है। ये पहली गोली चल रही है। अ, इसके बाद बहुत कुछ होने वाला है, और इसमें जो जो ढांचा है, जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं, उसमें काफ़ी बदलाव आएगा, अनिश्चितता काफ़ी बड़ी रहेगी, और इसलिए इस समय थोड़ा कॉशन लगा के रखना है। अपॉर्चुनिटीज़ आएँगी, जब अनिश्चितता बहुत बढ़ जाती है, तभी अच्छे बाइंग ऑप्शंस मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा कॉशन रखना है। हमारी खुद की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी मेरे हिसाब से क्योंकि ज़्यादातर इंटरनल डिमांड डिपेंडेंट है, तो हम अगर अपनी पॉलिसीज़ को, हम अगर अपने जैसे फाइनेंशियल कंडीशंस को, मॉनेटरी कंडीशंस को अगर हम ठीक से मैनेज करें, हम अगर अपने रेगुलेशंस को ठीक से ईज़ करें, तो हमारी ग्रोथ जो है, वो अगले 5-7 वर्षों में काफ़ी अच्छी हो सकती है। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी रहेगी, बट हमारी ग्रोथ अच्छी रहेगी। मुझे लगता है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ग्लोबल अनिश्चितता जो है, ये मार्केट्स के थ्रू हमें हमें हिट करेगी, और इसलिए थोड़ा अभी
कॉशियस रहना है, लेकिन ये जानते हुए कि अगले 5-7 साल में हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो काफ़ी अच्छे से फिर भी ग्रो कर सकती है। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी-सी मुश्किलें रह सकती है भारतीय इकोनॉमी के लिए, भारतीय बाज़ारों के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म की स्टोरी इंटैक्ट है, अभी भी जी। बेहतर है। जहाँ एक और डर है कि अमेरिकी बाज़ारों में भी असर थोड़ा-सा नेगेटिव पड़ सकता है टैरिफ का, लेकिन आप जब कह रहे हैं कि इकोनॉमी मजबूत है, तो क्या फिर 3 से 5 साल का अगर व्यू है, तो क्या ये बाज़ार अगले कुछ महीनों में मौके देगा आपको अच्छा निवेश करने का? क्या ऐसा समझना ठीक है? यदि हाँ, तो कैसे सर? तो देखिए अभी पहले पहले समझ लें कि बदलाव क्या आ रहा है। जो जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अभी लगातार हर दिन हेडलाइंस में है, कभी इम्पोर्ट टैरिफ्स लग रहे हैं, कभी इम्पोर्ट टैरिफ्स हट रहे हैं। तो वो करना क्या चाह रहे हैं? तो अब ये वो एग्ज़ैक्टली क्या करना चाह रहे हैं और क्या कर पाएँगे, वो तो ख़ैर समय बताएगा। बट अभी तक के उनके जो अनाउंसमेंट्स हैं, उससे 3 बड़ी पैटर्न, बड़े ऑब्जेक्टिव्स निकल के आ रहे हैं। पहला ये कि जो मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर जिसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, जिसको अमेरिका लीड कर रहा था, वो अब अमेरिका उसके कॉस्ट को बेयर करने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि केवल यही नहीं कि हम भाई अब यूरोप के डिफेंस को क्यों प्रोटेक्ट करें, इतने खर्च क्यों करें, वो अपने खुद से अपने आप को प्रोटेक्ट करें। हम वहाँ पे अपने पैसे खर्च नहीं करेंगे। अगर हम जापान को, कोरिया को, सऊदी अरेबिया को अगर डिफेंस में सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका उनको खर्चा देना पड़ेगा। किसी तरह से हमें उसका इकोनॉमिक कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। वो तो खैर चलिए जियोपॉलिटिकल और डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स का मामला हो गया। इकोनॉमी के लिए भी कि भाई हम पूरी दुनिया में फ्री ट्रेड हो, इसलिए हम अपनी पूरी इकोनॉमी को खोल के रखेंगे, इम्पोर्ट टैरिफ्स को कम रखेंगे। ये कॉस्ट हम बेयर करने को तैयार नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसके बारे में हम और चर्चा कर सकते हैं। तो ये एक पहला मोटिव है उनका कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका अब कोई कॉस्ट खुद से बेयर नहीं करेगा। इससे हम इसीलिए अब हम बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस करेंगे, बायलैटरल एग्रीमेंट्स करेंगे एंड वगैरह। दूसरा बड़ा मुद्दा जो उनके पास है, वो ये है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम क्रिएट हुआ था, जिसमें कि पहले यूएस डॉलर के अराउंड ग्लोबल करेंसीज का सेटअप था, वो ग्लोबल रिजर्व करेंसी थी। अगर ग्लोबल रिजर्व करेंसी है तो उनको लगातार करंट अकाउंट को डेफिसिट में रखना है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को यूएस डॉलर इकट्ठा करने हैं, तो उनको कुछ यूएस को बेचना पड़ेगा, तभी तो यूएस अपने डॉलर से पे करेगा। तो अब क्या हुआ है कि यूएस की जो नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन है, यानी कि उनकी जो ग्लोबल लायबिलिटीज हैं, जो मतलब दुनिया उनके एसेट्स को ओन करती है वर्सेस माइनस जो वो दुनिया के एसेट्स को ओन करते हैं, वो नेगेटिव 18 ट्रिलियन डॉलर हो गया है, यानी कि करीब 60% ऑफ यूएस जीडीपी। ये अनसस्टेनेबल है। एक लेवल के बाद उनको भी समझ में आ रहा है, उनको लग रहा है कि डॉलर जो है थोड़ा ओवर वैल्यूड है और इस ढांचे को हमें बदलना है। तो ये उनका दूसरा दूसरा उद्देश्य है। हुँ, हुँ। तीसरा है कि उनको टैरिफ से, हुँ, हुँ। यानी इंपोर्ट पे टैक्स लगा के हुँ, हुँ। अपने फिस्कल रेवेन्यूज बढ़ाने हैं। तो जैसे पिछले वित्तीय वर्ष में उनका कुछ $80 बिलियन से कस्टम ड्यूटीज आई थी। अब वो सोच रहे हैं कि हम इसे 300-400 बिलियन डॉलर सालाना से बढ़ा सकते हैं। ओके। अब ये शायद इससे उनके इकोनॉमी को भी डैमेज हो सकता है और देखा जाएगा कि वो कितने दूर तक इसको ले जा सकते हैं। लेकिन ये उनका उद्देश्य है। तो ये 3 बड़े मुद्दे हैं। एक कि मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हुआ, अब सब कुछ बायलैटरल होगा। दूसरा कि यूएस को अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनानी है, उनको अपना मैन्युफैक्चरिंग बनाना है और ये करंट अकाउंट डेफिसिट रख के ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनने से जो फ़ायदे हो रहे थे, उसका कॉस्ट अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और तीसरा कि उनको क्योंकि आप देखें कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के जो अभी मेन अधिकारी हैं, उन सब का एक ऑब्सेशन है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले अमेरिका आइसोलेशनिस्ट था, खुद अपना काम करता था। उसी समय अमेरिका की इकोनॉमी जो है दुनिया को पछाड़ रही थी और 1866 से 1913 तक के बीच में 50% यूएस की फेडरल रेवेन्यूज जो हैं
वो इम्पोर्ट टैरिफ से आती थी। तो उनको लगता है कि भाई हमारी इकोनॉमी इतनी इतनी बढ़िया है, हमारा कंजम्पशन इतना स्ट्रांग है, अगर किसी को उस मार्केट को टैप करना है, तो भई हमें थोड़ा टैक्स देके जाओ। हुँ। तो ये 3 बड़े मुद्दे हैं। अब आप समझ लें कि ये हुँ, एक हुँ। बहुत ही बड़ा बदलाव है, जो 2 अप्रैल को होने वाला है। वो मेरे ख्याल से इस ट्रेड वॉर का पहला साल्वो होगा। हुँ, हुँ। आप समझ लें चीन के प्रति उनकी अभी 20% ड्यूटी लग चुकी है। अगर वो जो वेनेजुएला पे वो के का तेल खरीदने वालों पे जो एक्स्ट्रा 25% लगा रहे हैं, आप समझ लें अगर चीन के एक्सपोर्ट्स पे जो यूएस के हैं, उस पे अगर 45% अगर ड्यूटीज़ लग गई, तो उसका असर तो होगा। और एब्सोल्युटली। उसका जब असर होगा, वो चाहे इंडोनेशिया चला जाए, मलेशिया चला जाए, इंडिया आ जाए, हुँ। या फिर करेक्ट। और उसके बाद करेंसीज़ चेंज होंगी। तो ये 1930 के दशक में जो समस्याएँ ग्लोबल में लेवल पे आई थी, उस तरह की समस्याएँ आ सकती हैं। इसलिए अभी थोड़ा मेरे ख्याल से मार्केट्स पे कॉशियस रहने का समय बिल्कुल, भी है। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया क्यों ग्लोबल कारणों की वजह से और टैरिफ वॉर की वजह से बाज़ार पर आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन अब आते हैं सर हमारे अपने इकोनॉमी के एक बड़े मुद्दे पर जहाँ पर अब रेट साइकिल की शुरू रेट कम होने की शुरुआत हो चुकी है नए गवर्नर साहब के साथ और साथ ही उन्होंने काफ़ी कुछ प्रयास और भी किए हैं इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए। उनका कितना फ़ायदा देखते हैं और क्या ये बड़ा गेम चेंजर हो सकता है हमारे यहाँ? तो देखिए हमारा तो एक होता है अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चरल ग्रोथ और एक होता है सिक्लिकल ग्रोथ। तो स्ट्रक्चरल ग्रोथ होता है कि अब हर साल कम से कम 2% से नंबर ऑफ वर्कर्स ही बढ़ रहे हैं इकोनॉमी में। अब वो बढ़ रहे हैं, किसी को काम मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, बहुत सारे लोग खाली भी बैठे हैं, उनको भी नौकरी मिल सकती है। तो उससे थोड़ा इनपुट आउटपुट ग्रोथ होता है, तो ये लेबर इनपुट का ग्रोथ है। 1.5 से 2% हमारा टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ होता है, क्योंकि हम लोग अभी जिसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी फ्रंटियर, कि जो दुनिया में सबसे अच्छे से कोई मान लीजिए कोई इंडस्ट्री काम कर रही है और हम उससे बहुत दूर हैं, इसलिए हमारा पर कैपिटा जीडीपी इतना कम है। तो हम अगर उसको जल्दी से इनकॉर्पोरेट कर पाएँ, तो हमारी प्रोडक्टिविटी ग्रोथ 1.5 से 2% बढ़ सकती है, और मेरे ख्याल से वो तरीका है, वो चल रहा है, उसमें काफ़ी बढ़िया प्रोग्रेस है। और फिर आता है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन जो है कि कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट और कितना कैपिटल इनपुट हम इकोनॉमी में डाल पा रहे हैं। तो इसके लिए 2 बड़े साइकिल्स होती हैं, एक रियल एस्टेट साइकिल, एक पावर जनरेशन साइकिल और थोड़े और ग्लोबल इंडस्ट्रियल साइकिल वगैरह। तो इन सब में भी अभी हम लोग अच्छी जगह पे हैं। तो रियल एस्टेट साइकिल जो है, प्राइस टू इनकम रेशियोज़ जो हैं, अभी ठीक-ठाक हैं, और मेरे ख्याल से उसमें भी साइकिल का स्ट्रेंथ है। तो मेरे हिसाब से 7% के आसपास हमारी स्ट्रक्चरल ग्रोथ होनी चाहिए। हमारी अभी की ग्रोथ जो है, वो उससे नीचे चल रही है। तो पिछले 3 क्वार्टर्स में मुझे लगता है मार्च क्वार्टर भी काफ़ी बुरा ही चला है। पिछले 1 वर्ष में हमारी इकोनॉमी जो है वो 7% के काफ़ी नीचे आ गई। तो वजह क्या थी? मेरे हिसाब से इसकी 3 वजहें थी। एक फिस्कल, एक रेगुलेटरी और एक मॉनेटरी। यानी जो फिस्कल साइड है, उसमें क्या था कि तो मैं इनको तीनों को एक-एक करके समझाता हूँ। फिस्कल को मैं 2 भाग में बाँटा। पहला है कि जो वित्तीय घाटा है सरकार का, केंद्र सरकार का, वो जब कम होता है तो इकोनॉमी कमज़ोर होती है, जब वो बढ़ता है तो इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है। तो आप समझ लें कि पिछले कुछ वर्षों से कोविड के बाद, कोविड के समय तो आपको याद होगा 9.5% हो गया था। उसके बाद 2022 में 6.9% हुआ, उसके बाद 6.4 हुआ, यानी 50 बेसिस पॉइंट 0.5% से वित्तीय घाटा कम किया गया वित्तीय वर्ष 2023 में। 2024 में उसको 80 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.8% से कम किया गया। इस वर्ष में जो वित्तीय वर्ष 2025 है, वो फिर से 80 बेसिस पॉइंट से कम किया गया। अगले वर्ष वो केवल 40 बेसिस पॉइंट से होगा। तो ये जो जो हेडविंड्स थे, वो अब रिसीड कर रहे हैं। यानी कि जो सरकार अपना फिस्कल वित्तीय घाटा कम करने की कोशिश कर रही थी और कम किए जा रही थी, और ये बहुत ज़रूरी था, वो अब उसका हेडविंड जो है, वो अब कम हो जाएगा। जो तो दूसरा जो दूसरी समस्या थी वित्तीय घाटे को लेके, वो ये थी कि 2024 में क्योंकि चुनाव आने वाले थे, तो सरकार ने थोड़ा फ्रंट लोड किया था एक्सपेंडिचर। 2025 मतलब इस वित्तीय वर्ष में क्योंकि चुनाव हुए, तो सरकार फिर फॉर्म हुई, नया बजट आया, नए अधिकारी आए, उसके कारण से जो खर्चा जो है, वो थोड़ा बैकलोडेड हो गया। यानी 8-10 महीने तक केंद्र सरकार का खर्चा जो है, वो अपने ट्रेंड लाइन से काफ़ी नीचे चल रहा था।
वो भी अब नॉर्मलाइज हो रहा है। तो जो 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 फिस्कल हेडविंड्स थे, जो वित्तीय पॉलिसी के कारण इकोनॉमी थोड़ी स्लो हो रही थी, वो अब धीरे-धीरे कम हो रहा है। दूसरी वजह थी रेगुलेटरी। हमारे रेगुलेटर्स जो हैं, वो जब इकोनॉमी अच्छा कर रही थी, तो काफ़ी वजहें थी, बट वो थोड़ा वो टाइटन कर रहे थे रेगुलेशंस को। वो डर रहे थे कि कहीं बबल्स बन जाएँगी, बबल्स बनने के बाद जो नुकसान होता है, तो बहुत बड़ा होता है। तो वो उसको कंट्रोल करनी। तो अभी हर जगह पे, हर फाइनेंशियल रेगुलेटर जो है वो, जैसे आपने भी कहा कि आरबीआई भी गवर्नर साहब ने नए गवर्नर ने क्लियरली कहा है कि सेफ्टी और एफिशिएंसी को बराबरी से को बैलेंस करके चलना है। केवल सेफ्टी करते रहेंगे तो उसका भी एक कॉस्ट होता है, इकोनॉमी में ग्रोथ पे का असर पड़ता है उसपे। तो इसलिए वो अब धीरे-धीरे ईज़ कर रहे हैं, और आपने देखा होगा काफ़ी डिसीजंस लिए हैं उन्होंने, जिससे कि थोड़े रेगुलेशन सब ईज़ हो रहे हैं। बिल्कुल। अब 2 चीज़ें हैं सर तीसरा जिस है जी, मॉनेटरी। जी, तो मॉनेटरी जो है, जहाँ पे आपने कहा कि रेट कट्स शुरू हुए हैं, ये क्योंकि इन्फ्लेशन कम हुआ है तो रेट कट्स का मौका मिलता है। लेकिन रेट कट्स का फ़ायदा ज़्यादा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लिक्विडिटी कंडीशंस जो हैं, वो बहुत टाइट हैं। लिक्विडिटी टाइट करने का मतलब कि एक एक होता है थ्योरेटिकल रेट, जो जो आरबीआई सेट करती है, जो रेपो रेट कहते हैं। बट जो जो बैंक्स हैं, क्योंकि अगर वो रेट काटने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि क्रेडिट ग्रोथ बढ़ जाए। अगर वो क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी ये है, क्योंकि वो बैंक्स बढ़ाएँगे, आरबीआई तो खुद क्रेडिट देता नहीं। अब बैंक्स के लिए जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है, वो रेपो रेट नहीं है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में आरबीआई ने लिक्विडिटी कंडीशंस ऐसी टाइट रखी थी, उन्होंने खुद का मनी इंजेक्शन इतना कम किया था कि अ, उन्होंने कि उसके कारण जो अभी कॉस्ट ऑफ फंडिंग है, जैसे मान लीजिए जो सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, तो सीडी रेट बोलते हैं, वो फरवरी में रेट काटने के बाद वो 3 मंथ सीडी रेट्स एक्चुअली गिरे नहीं, बढ़ गए, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत टाइट थी। अब थोड़ी-थोड़ी ईज़ हो रही है। तो आरबीआई ने काफ़ी लिक्विडिटी मेजर्स लिए हैं। उन्होंने ओपन मार्केट ऑपरेशंस किए हैं, बाय सेल स्वैप्स किए हैं, जिससे कि काफ़ी नया नया पैसा मार्केट में इंजेक्ट कर रहे हैं, इकोनॉमी में इंजेक्ट कर रहे हैं। उम्मीद ये है कि अगले 2 महीने में, 3 महीने में ये लिक्विडिटी कंडीशंस ऐसी जगह पहुँच जाएँगी कि जिससे जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फंडिंग है बैंक्स की, वो कम होने लगेगी, और फिर बैंक्स जो हैं, वो उस लोअर कॉस्ट ऑफ फंडिंग को लेके फिर लोअर रेट्स पे फिर जब लोन्स मुहैया कराएँगे, जी। तो जो तीसरा सिक्लिकल फैक्टर था, वो भी अब क्लैरिफाई हो जाएगा। तो इसलिए हमारी इकोनॉमी डोमेस्टिक रीज़न्स के कारण 2000 वित्तीय वर्ष 2026 में मेरे ख्याल से 25 से ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगी, ये मेरा मानना है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही 25 से बेहतर रहनी चाहिए और सर बाज़ार के वैल्यूएशंस इस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। कैसे देख रहे हैं आप? महँगे हैं, सस्ते हैं या अभी रीज़नेबल हैं? अम, इसमें इसी डोमेस्टिक फैक्टर्स में आप ये देखें कि जो पैसा आ रहा था या आ रहा है, जो प्रोविडेंट फंड का पैसा, जो इंश्योरेंस स्कीम्स में जो लोग पैसे लगाते हैं, उसका भी कुछ पैसा इक्विटी मार्केट में आता है, और जो एसआईपीज़ और जो जो म्यूचुअल फंड्स के इन्फ्लोज़ हैं, रिटेल के खुद पार्टिसिपेशन, ये इसमें थोड़ी क्या काफ़ी ज़्यादा सिक्लिकलिटी होती है, इसमें भी वो ग्रीड एंड फियर की साइकिल चलती है। लेकिन जो जो स्ट्रक्चरल फ्लोज़ हैं, यानी कि अब इकोनॉमी में पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लोगों के बच्चे कम हो रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल सेविंग्स बेटर हैं, तो इसलिए वो थोड़ा फ्लो जो है वो आता रहेगा। अ, बीच में क्या हुआ था, क्योंकि 2022-23 में काफ़ी ज़ोर से फ्लोज़ आए, मार्केट काफ़ी महँगा हुआ, फिर सप्लाई शुरू हुई, तो प्रमोटर्स ने अपने स्टॉक बेचने शुरू किए, ब्लॉक सेल्स बढ़ गए, आईपीओज़ बढ़ गए, क्यूआईपीज़ बढ़ गए, तो सप्लाई बढ़ गई। तो इस वित्तीय वर्ष में 2025 में अगर 6 लाख करोड़ का इन्फ्लो था, तो एक समय था जब हमें लग रहा था कि 7.5 लाख करोड़ का सप्लाई हो जाएगा, यानी डिमांड फॉर इक्विटी बढ़ जाएगा। अभी देख रहे हैं पिछले 2-3 महीने में, क्योंकि मार्केट थोड़ा थोड़ा रैशनल प्राइसेस पे आया है, रीजनल थोड़ा गिरावट आई है, तो इस कारण से सप्लाई अभी रुक गई है। तो लार्ज कैप्स में मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो रीजनेबली स्टेबल रहेगा। जो बड़े हेडलाइन इंडिसेस हैं, उनमें थोड़ा और टाइम करेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ मेरे हिसाब से ठीक-ठाक रहेगी, ये इकोनॉमी अच्छा कर रही है, यहाँ से इम्प्रूव करेगी। तो डोमेस्टिक रीजन से
जो इंडिया का प्राइस टू अर्निंग्स प्रीमियम है, आप देखें कि एमएससीआई इंडिया को आप एमएससीआई वर्ल्ड के जो प्राइस टू अर्निंग्स प्रीमियम देखेंगे, तो वो मतलब -5 से लेके 45% के रेंज में चलता है। अभी वो 0 पे आ गया था, अभी थोड़ा और बढ़ गया है। तो मेरे ख्याल से वो भी अब काफ़ी रीज़नेबल है। तो लार्ज कैप्स और बड़े हेडलाइन इंडिसेस जो हैं, उसमें मे बी थोड़ा और टाइम करेक्शन की ज़रूरत है, बट वो मार्केट्स जो हैं मेरे हिसाब से ठीक चलेंगे। स्मॉल एंड मिड कैप्स में जो फ्रॉथीनेस आई थी, काफ़ी हद तक करेक्ट हो गई है। बट मुझे लगता है कि वहाँ पे अभी थोड़ा और करेक्शन होने के बाद ही वो एसेट क्लास अट्रैक्टिव होगा। लार्ज कैप्स के अंदर भी कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए पावर जनरेशन है या फाइनेंशियल्स हैं। यहाँ पे वैल्यूएशंस अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और मुझे लगता है यहाँ पे ग्रोथ जो है वो हो सकता है पॉजिटिवली सरप्राइज करे और इनमें थोड़ी वैल्यू दिख रही है। बिल्कुल, परफेक्ट। तो ये आपने बड़ी बेहद इंटरेस्टिंग बात कही भारतीय बाज़ारों के बारे में, इकोनॉमी के बारे में। नीलकंठ सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से हमारे दर्शकों को आपने डायरेक्शन दिया इकोनॉमी के बारे में, ग्लोबल मार्केट के बारे में और हमारे बाज़ारों के बारे में भी और इकोनॉमी के बारे में। धन्यवाद। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आज इस खास शो ओके। वेल्थ क्रिएटर से मिले इस सीरीज़ में हमारा साथ देने के लिए। इस खास शो में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।